सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार। किताब कॉलम के तीसरे एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। किताबें बुनती रहीं, ढालती रहीं नए अर्थ, रेंगती रहीं, उतारती रहीं केंचुल धीरे धीरे। पर्दे के पीछे सारी प्रक्रिया के नीचे एक कड़वी गंध की तरह नमक जैसी शुद्धता के साथ उगने लगा ज्ञान का वृक्ष। किताबों के बारे में ये पंक्तियां चिली के कवि पाब्लो नेरूदा की एक कविता का हिस्सा हैं, जिनका मैंने अनगढ़ सा अनुवाद किया है। मेरे हाथ में अगर किताब हो तो लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। वैसे मैं हर तरह की किताबें पढ़ती हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, कुछ भी। फिक्शन मुझे खास तौर पर पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नॉन फिक्शन यानी वो किताब जो वास्तविक लोगों और घटनाओं पर आधारित होती है उतनी ही रोचक हो जितना कोई उपन्यास। ऐसी ही एक किताब है श्रावणी बसु की द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर, जो 4 मार्च 2021 को ब्रिटेन और भारत दोनों जगह ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग से प्रकाशित हुई। जिसके टाइटल में ही मिस्ट्री शब्द है तो मान लीजिए कि कहानी में रहस्य रोमांच होगा ही। श्रावणी बसु को द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर लिखने का विचार कैसे आया? ये जॉर्ज इडाल जी का कहानी एक्चुअली मेरे लिए बहुत सालों से थी। बहुत सालों से इच्छा थी कि ये स्टोरी मैं डिटेल में रिसर्च करूं और लिखूं। लेकिन एक्चुअल रिसर्च 2015 से हुआ। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल थी, थोड़ी शॉर्ट आर्टिकल, जिसमें लिखा था कि कुछ लेटर्स ऑक्शन के लिए आ रहे हैं और ये लेटर्स हैं बिटवीन आर्थर कोनन डॉयल और अ पुलिस चीफ। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक साइन है, मैं ये कहानी लिखूं, अभी इन्वेस्टिगेट करूं, देखो इसमें क्या लीड्स मिलते हैं। क्योंकि ये कहानी बहुत ही अजीब है। ये एक मिस्ट्री भी है, एक डार्क स्टोरी अबाउट रेसिज्म भी है, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आर्थर कोनन डॉयल जैसे एक फेमस राइटर इस इंडियन लॉयर के केस में ही टुक इंटरेस्ट इन दिस केस ऑफ द इंडियन लॉयर। और ये पहली केस है और एंड ओनली केस दैट आर्थर कोनन डॉयल इन्वेस्टिगेट्स हिमसेल्फ। कौन है जॉर्ज एडल जी और क्या रिश्ता है उसका आर्थर कोनन डॉयल से? क्योंकि आर्थर कोनन डॉयल का नाम तो शर्लॉक होम्स से जुड़ा है। जरा सब्र कीजिए, ये मिस्ट्री है, धीरे धीरे ही खुलेगी। पहले 2 बातें श्रावणी के बारे में। श्रावणी बसु पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इस किताब के अलावा उनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं करी, द स्टोरी ऑफ द नेशंस फेवरेट डिश, स्पाई प्रिंसेस, फॉर किंग एंड अनदर कंट्री और विक्टोरिया एंड अब्दुल। लेकिन पत्रकारिता और गंभीर लेखन करने वाली श्रावणी बसु क्या शर्लॉक होम्स की कहानियों की भी फैन रही हैं? यस ऑफ कोर्स, मुझे तो आर्थर कोनन डॉयल की किताबें बहुत पसंद हैं। मैं शर्लक होम्स की बुक्स की फ़ैन हूँ। मैं छोटी से, जब से मैं स्कूल में थी, मैं ये किताबें पढ़ती थी। हाउंड ऑफ बास्करविल, साइन ऑफ फोर, ये सारे स्टोरीज़। और फिर लेटर ऑन आई वॉच द टीवी सीरीज़ ऑल्सो, तो वो भी बड़े मज़ेदार लगते थे। आई लव्ड हिज राइटिंग, आई लव्ड हिज मिस्ट्रीज़। सो इसीलिए मुझे ये केस और भी अच्छा लगा। अब तक आपकी उत्सुकता पूरी तरह जाग उठी होगी, क्योंकि शर्लॉक होम्स के रचयिता आर्थर कोनन डॉयल जासूसी कहानियों के लेखक भले ही थे, लेकिन खुद ना तो जासूस थे ना ही वकील, बल्कि पेशे से मेडिकल डॉक्टर थे। तो फिर भारतीय मूल के एक पारसी वकील के मामले की पैरवी उन्होंने कैसे की? और क्या है ये केस? श्रावणी बसु। ये केस है 1903 में। एक छोटी सी विलेज है इंग्लैंड में, इसका नाम है ग्रेट वर्ली। इस विलेज में सडनली टेरर डिसेंड्स। यहाँ रात को आके कोई हॉर्सेस और कैटल एंड काउज को स्लैश कर रहे हैं। इन कैटल को फिर वो फील्ड्स में पड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस
किसी को पकड़ नहीं पा रही है। 6 महीने से ये टेरर इस छोटी-सी विलेज में चल रहा है। फिर र्यूमर्स शुरू होते हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, और जैसे होता है छोटा-सा विलेज में गॉसिप और स्पेकुलेशन, ये सब एक जगह पॉइंट करती है, और ये है एक फैमिली, एक ही इंडियन फैमिली जो इस विलेज में रहती है। तो ये फैमिली है द फैमिली ऑफ शाहपुर जी एडाल जी, एक पारसी जिन्होंने एक इंग्लिश वाइफ को से शादी किया था। सो हिज वाइफ इज़ इंग्लिश, शार्लेट, और इनके 3 बच्चे हैं। जब ये 1903 में ये होता है, और शाहपुर जी जो बॉम्बे से आए थे, जो पारसी थे लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके, ही बिकम्स द विकर ऑफ ग्रेट वर्ली। यहाँ एक छोटे से विलेज में एक इंडियन आके यहाँ मेन विकर बन जाते हैं। तो इसी से शुरुआत होती है टेंशन। लेकिन जब ये किलिंग्स सडनली विलेज में शुरू हो जाते हैं, तो सारा अटेंशन विलेजर्स और पुलिस की नज़र सिर्फ ये इंडियन फैमिली पे पड़ती है। और इंडियन फैमिली में द एल्डेस्ट सन जो है जॉर्ज इडालजी, जो हमारे कहानी के मेन पर्सन है, ये जॉर्ज इडालजी के ऊपर सस्पिशन आके पड़ती है। सो जॉर्ज कौन है? जॉर्ज इज़ अ लॉयर। ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल का लॉयर है। ही गोज़ टू बर्मिंघम, बर्मिंघम में प्रैक्टिस करता है। बोरिंग सा लाइफ लीड करता है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, थोड़ा सा लोनर है, कभी पब में नहीं जाता है, कभी ड्रिंक नहीं करता है। लेकिन शायद इसी वजह से वो अलग है, दूसरे लोगों से अलग है। ऑफ कोर्स डार्क स्किन्ड है, एंड ही इज़ द वन हु दे थिंक इज़ द मेन पर्सन। दे थिंक जॉर्ज इडालजी जो एक लॉयर है, उसे क्या पड़ी है कि वो जाके फील्ड्स में रात को जाके हॉर्सेस को किल करे। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है यहाँ, और पुलिस आके जॉर्ज इटालजी को अरेस्ट करते हैं। ही इज़ ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी। तो जब ये और फिर 7 साल के लिए उसे प्रिजन भेजा जाता है। 3 साल में पैरोल में वो निकल आता है, लेकिन ही हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ सोलिसिटर्स रोल्स, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ही डज़न्ट नो व्हाट टू डू, क्या करे वो, उसका कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, और ये कन्विक्शन जो है उसके ऊपर अभी भी है। सो जॉर्ज इडालजी अभी लिखते हैं, ही राइट्स टू आर्थर कोनन डॉयल, द क्रिएटर ऑफ शर्लक होम्स। इस फेमस ऑथर को जॉर्ज इडालजी एक चिट्ठी देते हैं कि आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ये मिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करें और मेरा नाम क्लियर करें। सो ही राइट्स टू आर्थर कोनन डॉयल फॉर हेल्प, एंड आर्थर कोनन डॉयल कम्स टू हिज रेस्क्यू। तो पहले मुझे ये थोड़ा सा तो ये स्टोरी का आउटलाइन पता था कि आर्थर कोनन डॉयल टेक्स एंड फाइट्स ओनली वन केस, एंड दैट इज़ द केस ऑफ जॉर्ज इटालजी। इतना मुझे बहुत सालों से पता था। लेकिन 2015 में जब मैंने देखा कि कुछ नया डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ऑक्शन पे आ रहे हैं, मैंने इसको फॉलो किया। और जब ये डॉक्यूमेंट्स ऑक्शन के बाद एक लाइब्रेरी के हाथों में गई, तो मैं वो पोर्ट्समouth लाइब्रेरी में जाके ये पेपर्स देखे, और इसी से मेरी शुरुआत हुई फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ जॉर्ज इटालजी। तो जिस तरह आर्थर कॉनन डॉयल ने जॉर्ज एडलजी पर लगे इल्जाम को झूठा साबित करने का और मामले की गुत्थी सुलझाने का बीड़ा उठाया, उसी तरह श्रावणी बसु ने मामले की गहराई में जाने की मुहिम शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि आर्थर कॉनन डॉयल और जॉर्ज एडलजी की इस कहानी पर इससे पहले कुछ लिखा न गया हो। 2005 में अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक जूलियन बार्न्स का एक उपन्यास आया था, आर्थर एंड जॉर्ज, और वो उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। सवाल उठता है कि श्रावणी बसु के पास नया कहने के लिए क्या था, उनके लिए ये किताब क्यों जरूरी थी? ये ज़रूरी थी 2 रीज़न के लिए। एक, मुझे मिस्ट्रीज़ बहुत पसंद है। शर्लक होम्स स्टोरीज़, व्हेन आई वाज़ यंग मुझे बहुत पसंद थे। तो एक मिस्ट्री, फॉलो अ मिस्ट्री स्टोरी, अ रियल लाइफ क्राइम स्टोरी की अपील बहुत थी मेरे लिए। और दूसरी, मुझे ये इतना अनयूजुअल केस था कि एक इंडियन लॉयर जो पारसी, जिसके फादर पारसी थे,
और जो ये छोटे से विलेज में रहते थे, छोटा सा गांव में, कैसे ये बड़े क्राइम, एक ग्रूसम क्राइम में अक्यूज़ किया गया, और कैसे आर्थर कोनन डॉयल इस केस में आ गए और इसको फेमस बना दिया। बिकॉज वंस आर्थर कोनन डॉयल एंटर्ड दिस स्टोरी, जब आर्थर कोनन डॉयल ने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो जॉर्ज एडाल्जी एकदम फेमस हो गए और अमेरिका में उनका नाम पहुंच गया। सब बड़े-बड़े ऑथर्स आर्थर कोनन डॉयल को सपोर्ट करने लगे कि उन्होंने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में अपील किया है, और सारे न्यूज़पेपर्स में कवरेज होने लगी कि शर्लॉक होम्स अब जॉर्ज एडाल्जी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स थे इस केस के जो मुझे अट्रैक्ट किया, और मैंने ये रिसर्च शुरू की। इससे पहले कि श्रावणी ये बताएं कि किताब के लिए उन्हें और क्या कुछ रिसर्च करनी पड़ी, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, सुनिए द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर का एक छोटा सा अंश उन्हीं की ज़बानी। Cannock Police Station had two small cells for the detention of prisoners. George was locked in one. He described it later as the worst cell he had ever seen or heard of. As they closed the door on him, it was almost pitch dark. It had no gas or other artificial light. He was told he could not have a lamp or candle, lest he set fire to himself. There was no bell, and the only way to attract attention was to thump or kick the door. This he did loudly at one stage in the night, and was told that he had disturbed a policeman who was saying his prayers before he left on duty. The only furniture in the cell was a fixed bench, which worked as a chair, table, and bed. A constable needled him. "Well, Mr. Edalji," he said, "I'm sorry to see you here, but how did you manage to slip by all our chaps? What time did you put the horse through it? Give the show away, or someone else will." Through the evening, the police tried to make him talk so he could incriminate himself. But George would not oblige. His training as a lawyer had taught him that prisoners often had their words twisted out of context and ended up in trouble for what they said casually at the police station. All night long, the police kept a strict watch to see that he would not attempt suicide. The cell was pitch dark and he could see nothing. Every hour, from 8 p.m. till 2 a.m., an officer would come with a lantern to check on him and try to make him talk. On the sixth appearance, George told him not to come again, and he went away. There was no water in the cell. When George asked for some, he was told he could not have any because prisoners tried to drown themselves by holding their heads under water in the bucket. Finally, past 2 a.m., tired, thirsty, and worried, George fell into a troubled sleep. It had been exactly 10 years since the last anonymous letter declared that George Edalji would be sent to his grave. द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर के एक अंश के साथ ये थी पुस्तक की लेखिका श्रावणी बसु। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com। जरा कल्पना कीजिए, 20वीं सदी की शुरुआत, सन 1903 का ब्रिटेन, और ये मत भूलिए कि भारत में अभी ब्रितानी राज है। ऐसे समय ब्रिटेन के एक गांव में पारसी मूल के एक विकर का बेटा, एक युवा वकील, ब्रिटेन की पुलिस चौकी की छोटी सी अंधेरी कोठरी में जानवरों की हत्या के इल्जाम में बंद है। पर ये तो कहानी की शुरुआत भर है। कहानी के सारे पहलुओं को समझने के लिए श्रावणी बसु को क्या रिसर्च करनी पड़ी और इस रिसर्च के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा। पहले तो मैंने जैसे कहा, वो जो ऑक्शन में आए थे वो पेपर्स, वो लेटर्स बिटवीन आर्थर कोनन डॉयल एंड द पुलिस चीफ जॉर्ज एंसन, ये लेटर्स से मैंने शुरुआत की। तो ये आर्काइव स्पोर्ट्समथ लाइब्रेरी में है, और ये बॉक्सेस जब मैंने खोला, जब मैंने इनके मटेरियल को देखा तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि इनमें आर्थर कोनन डॉयल का ये केस से ऑब्सेशन दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि पुलिस चीफ कितने करप्ट थे, दोनों में कितने क्लैशेस होते हैं, क्योंकि ये पुलिस चीफ नहीं चाहते कि आर्थर कोनन डॉयल ये केस इन्वेस्टिगेट करे। तो वो
तरह-तरह के बैरियर्स डालते हैं, फ़ॉल्स ट्रेल्स लगाते हैं ताकि आर्थर कोनन डॉयल ही इज़ ट्रिप्ड अप। सो ये एकदम फ़ैसिनेटिंग थी। प्लस ये भी फ़ैसिनेटिंग थी कि कितने चिट्ठी इस इंडियन फैमिली कितने रेसिज्म का कितना टारगेट बने थे इस विलेज में। ये चिट्ठियाँ सब पड़ी थी। ये देख के बहुत ही पेनफुल था बिकॉज़ जस्ट इमेजिन एक छोटा-सा टीनेजर के बारे में लिखा हुआ है कि जॉर्ज इटालजी जब टीनेजर था कि वी विल सेंड हिम टू हिज ग्रेव। ब्लैक मैन शाहपुर जी अडालजी, तरह-तरह का ग्राफ़िटी इनके घर के बाहर लगाया जाता था। तो ये रेसिज़्म बहुत ही ट्रेजिक, वेरी डिस्टर्बिंग थी और ये सब आर्काइवल रिसर्च से मैंने शुरू किया। फिर ऑफ कोर्स आर्काइवल रिकॉर्ड्स, होम ऑफिस फाइल्स मैंने देखे इस केस के ऊपर और बर्मिंघम लाइब्रेरी में कुछ थे। सो वेरियस लाइब्रेरीज आई वेंट टू एंड मेन वाज टू गो टू स्टैफर्डशायर, जो विकरेज जहाँ ये सब घटनाएं घटी। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं ज़रूर इस जगह पे जाऊँ, ये जगह देखूँ जहाँ ये क्राइम हुई थी। वो विकरेज अभी भी है, वो चर्च अभी भी है। तो ये सब देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। श्रावणी बसु की नई किताब द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर में 20वीं सदी के आरंभ के ब्रिटेन का चेहरा और भारतीय मूल के एक पारसी परिवार की मुश्किलें। उनकी किताब विक्टोरिया एंड अब्दुल पर सफल फिल्म बन चुकी है, जिसमें ब्रिटेन की मशहूर अभिनेत्री जूडी डेंच ने महारानी विक्टोरिया की भूमिका निभाई थी और अब्दुल का रोल किया भारत के अली फजल ने। खास बात यह है कि इस फिल्म का निर्देशन डेंजरस लिएजॉन, माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, फिलोमीना, द क्वीन जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले ब्रिटेन के सम्मानित फिल्म निर्माता निर्देशक स्टीवन फ्रायर्स ने किया था। क्या हम उम्मीद करें कि द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर पर भी फिल्म बन सकती है? श्रावणी बसु। फ़िल्म बनाने की तो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, विक्टोरिया एंड अब्दुल, ये कहानी वाज़ स्पॉटेड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडियोज़। यहाँ बहुत एक्साइटमेंट थी, टॉप स्टूडियोज़ ने बिड किया और फिर मैंने इसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ वर्किंग टाइटल जैसे बड़ा बिग हॉलीवुड स्टूडियो को ये फ़िल्म दे दिया मैंने। ये मेरे हाथों में नहीं है, वो लोग अप्रोच करते हैं। मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर जब से रिव्यूज़ निकले हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है, कुछ लोग ऑलरेडी अपील हैव गॉट बैक टू माय एजेंट। अब देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ वेरी ड्रामेटिक स्टोरी। फिल्म बनेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब तो आगे चलकर मिलेगा, लेकिन कहानी नाटकीय है, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल ये जानें कि श्रावणी बसु की लेखन प्रक्रिया क्या रहती है। आखिर उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं। क्या है लिखने का प्रोसेस ऑफ राइटिंग तो मेरे लिए स्टार्ट्स विद द रिसर्च। एक थीम है तो मैं वो थीम जब मैं डिसाइड करती हूँ कि इसके ऊपर लिखूँ, देखती हूँ। मेरा इनिशियल रिसर्च यूजुअली मेरे कैरेक्टर्स इतने अननोन है, कुछ उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ पब्लिश मटेरियल बहुत कम है। सो मैं प्राइमरी सोर्सेज पे ही ज़्यादातर जाती हूँ। सो मेरा रिसर्च यूजुअली आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में शुरू होती है। एंड देन एज आई एम रिसर्चिंग, जो मटेरियल मुझे मिल रहा है मैं उसे स्ट्रक्चर करती हूँ कि ये कहानी मैं कैसे बताऊँगी, इसको एक नैरेटिव में कैसे डालूँगी। आई कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड इट गोज़ साइड बाय साइड। सो रिसर्च भी चलती है। मेरे किताब लिखने में मेरे यूजुअली 3-4 कभी 5 साल लग जाते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। श्रावणी कहती हैं, किताब लिखने की एक लंबी प्रक्रिया है। श्रावणी बसु की हर किताब के प्रकाशन के बाद लगभग 4-5 साल का अंतराल है। नूर इनायत खान की जिंदगी पर लिखी किताब स्पाई प्रिंसेस 2006 में आई, विक्टोरिया एंड अब्दुल 2010 में, फॉर किंग एंड अनदर कंट्री 2015 में और अब 2021 में आई द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर। रिसर्च और लेखन की साल दर साल चलने वाली लंबी यात्रा के बाद जब किताब खत्म होती है तो दिल में पहला ख्याल क्या आता है? फर्स्ट इज़ अ ह्यूज सेंस ऑफ रिलीफ कि ये ख़त्म हुई। ये 3-4 कभी 5 साल का ये जो जर्नी ये ख़त्म होती है। एक रिलीफ इज़ द मेन थिंग। एंड उसके बाद है टाइडी अप, बिकॉज़ जब मैं फाइनल स्टेजेस में लिखती हूँ, जब रिसर्च मटेरियल आ जाता है तो मेरा स्टडी
में कोई अंदर नहीं आ सकते, देर आर जस्ट फाइल्स एंड फाइल्स ऑफ पेपर्स ऑल ओवर। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि किस ऑर्डर में क्या लिखा है। और जब फाइनली मेरा मैन्युस्क्रिप्ट हो जाता है, वो प्रिंट करती हूँ, सेंड बटन चला प्रेस द सेंड बटन, दैट्स व्हेन आई जस्ट वांट टू टाइडी अप। सो मैं सारे पेपर्स बॉक्सेस में डाल के उनको अलग से रख देती हूँ। एंड ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है मुझे कि नाउ फाइनली माय स्टडी इज़ क्लियर। माय डॉटर से ओह फाइनली इट्स ऑल टाइडिड अप। सो हाँ, ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है आफ्टर माय बुक इज़ रिटन। श्रावणी बसु, किताब लिखी जा चुकी है, प्रकाशक को भेजी जा चुकी है और रिसर्च के तमाम कागज समेट दिए गए हैं, लेकिन कुछ जरूरी सवाल छूट गए हैं। एक तो ये कि श्रावणी बसु लिखती कब हैं। श्रावणी एक पत्रकार भी हैं और कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप के लिए काम करती हैं। पत्रकारिता के दैनिक दबाव और स्वतंत्र लेखन साथ साथ चलते हैं, तो लिखने के लिए आमतौर पर कौन सा समय चुनती हैं? मेरे लिए एक्चुअली मॉर्निंग ज़्यादा है, बिकॉज आई एम एन अर्ली राइज़र। मैं हमेशा से अर्ली राइज़र हूँ। मुझे सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है, और मेरा जो फ्रेशनेस है वो यूजुअली मॉर्निंग में आता है। बट इट डिपेंड्स, कभी कभी रात को भी काम करना पड़ता है। यूजुअली बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, द डे जॉब कम्स फर्स्ट। पहले अपना न्यूज़पेपर के लिए जो काम करना है वो करके, फिर जो आफ्टरनून, वीकेंड, इवनिंग मिलता है वो तब मैं लिखती हूँ। बट आई प्रिफर मॉर्निंग्स, और स्पेशली जब रात को सोते वक्त कुछ एक थीम सोचते सोचते सो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तब यू वांट टू पुट इट डाउन, यू थिंक दिस इज़ द वे आई डील विद इट। सो ये नोट्स लेके मैं शुरू हो जाती हूँ। लिखने के अलावा श्रावणी बसु पढ़ने की भी बेहद शौकीन है। हर अच्छा लेखक दूसरे लेखकों की किताबें पढ़ता है, बल्कि उसके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। श्रावणी बसु को किस तरह की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? कौन से लेखक उनके फेवरेट हैं? मैं तो बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के ऑथर्स पसंद करती हूँ, मूड पे। आई लव फिक्शन एंड नॉवेल्स। छोटे से, जब से मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, आई लव द क्लासिक्स। तो एक तरफ मैं इनिड ब्लाइटन्स और एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ती थी, दूसरी तरफ मैं जेन ऑस्टन, डिकन्स एट्सेट्रा पढ़ती थी। सो ये इन्फ्लुएंसेस मेरे लिए बहुत थे। As I went to university and even, late years of school, I loved the Russians. So Tolstoy, Chekhov, इनके नाटक, इनके novels, Anna Karenina अभी भी मेरे एक favorite novel है। मैं वो 2-3 बार पढ़ सकती हूँ। मुझे इतना, दिस द लैंग्वेज इज़ सो ब्यूटीफुल। आई लाइक थिंग्स दैट हैव अ हिस्ट्री, अ पीरियड, जिसमें कुछ एक हिस्टोरिकल कुछ हो रहा है, अ बिग नॉवल, वेदर इट्स अ रेवोल्यूशन, वेदर इट्स अ रायट, वेदर इट्स अ मूवमेंट। इस सब के बैकग्राउंड में जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं, मुझे वो बहुत ही पसंद है। एंड ऑफ कोर्स मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है, जॉन ले कार्रे, फ्रेडरिक फॉर्साइथ, ये सब मैंने पढ़ी बहुत से। आई रियली एंजॉयड a mystery, Arthur Conan Doyle and Christie's. So एक मिक्स है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई वांट टू रिलैक्स, आई रीड अ पीजी वुडहाउस। अब मुझे पीजी वुडहाउस भी बहुत पसंद है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड इंक्रीजिंगली मैं नॉन फिक्शन बहुत पढ़ती हूँ। मुझे बायोग्राफीज बहुत पसंद है। सो हिस्ट्री बायोग्राफी इज़ ऑलवेज अ फेवरेट। एक जिज्ञासा मेरे मन में और है, और वो ये कि श्रावणी बसु ने अब तक उपन्यास क्यों नहीं लिखा, या कभी सोचा ही नहीं? उनकी किताबें भले ही नॉन फिक्शन हों, लेकिन मेरी नज़र में जिस शैली में वो लिखती हैं उसमें उपन्यास का सा मजा आता है। तो फिर फिक्शन क्यों नहीं? मैंने फ़िक्शन क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं, शायद इसलिए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फैक्ट्स से डील करती हूँ, मुझे रिसर्च बहुत अच्छा लगता है, और ये ट्रू स्टोरीज़, टू प्रेज़ेंट टू पीपल, मुझे ये ट्रू स्टोरीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे माय फेवरेट इज़ ऑलवेज़ स्पाई प्रिंसेस, व्हिच आई रोट अबाउट नूर इनायत खान, जो एक सीक्रेट एजेंट थी, और nobody knew about her when I wrote the story, और अब सब लोग जानते हैं नूर इनायत खान का स्टोरी। उसका एक स्टैचू भी है, मेमोरियल बस्ट है, ब्लू प्लाक है। विक्टोरिया एंड अब्दुल भी ऐसे थी। इट्स जस्ट
इट वाज़ सच एन अनयूजुअल, सच ए डिफरेंट स्टोरी। किसी ने भी अब्दुल करीम का नाम नहीं सुना था। और अब तो पता नहीं अब्दुल करीम फेमस हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर द फ़िल्म। आई डोंट थिंक आई कुड इवन अटेम्प्ट फ़िक्शन, पता नहीं, लेकिन शायद आगे कभी। नेवर से नो। श्रावणी बसु कलकत्ता में पैदा हुई, ढाका, काठमांडू और दिल्ली में पली बढ़ी। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। पिछले लगभग 3 दशकों से वो लंदन में रहती हैं। मेरा उनसे आखिरी सवाल था कि लिखने के अलावा उन्हें और क्या-क्या करना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स म्यूज़िक, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। मुझे फ़िल्म्स बहुत पसंद है, हिंदी हो, बंगाली, इंग्लिश फ़िल्म्स, क्लासिक्स, हॉलीवुड, न्यू ब्लॉकबस्टर्स। आई लव गोइंग टू द सिनेमा। I also love, of course, the theatre. But what I love doing is I love walks. I love going on long walks. और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं अपना गार्डन में मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। आई लव ग्रोइंग थिंग्स, आई लव ग्रोइंग वेजिटेबल्स, आई लाइक कुकिंग द वेजिटेबल्स आई हैव ग्रोन इन माय गार्डन। तो ये मेरा एक बहुत पैशन है। ब्यूटीफुल समर इंग्लिश डे में गार्डनिंग करना एक इज़ अ जॉय। ये थीं श्रावणी बसु, जिनकी 5वीं किताब द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर 4 मार्च 2021 को ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग से प्रकाशित हुई। और अब चलते चलते एक सवाल आपसे और हाथ के हाथ सवाल का जवाब भी। सवाल यह है कि दुनिया में अब तक की सबसे महंगी किताब कौन सी है, या किस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट सबसे कीमती है? जवाब के साथ परवेज आलम। शहरयार का शेर है, उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। आप एक किताब लिखें, खुद छापें और उसकी एक जिल्द की कीमत रख लें $50 मिलियन, तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। और आप बड़े फख्र से कह सकते हैं कि मैंने दुनिया की सबसे महंगी कीमती किताब लिखी है। हमारे दौर की बदकिस्मती है, मोल वही है जो ज़माना लगाए। दुनिया की 10 सबसे महंगी किताबों की लिस्ट पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की तारीख में सन 2021 में डॉलर के मौजूदा रेट के हिसाब से वो कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स या दस्तावेज हैं या किताबें जो आज अगर नीलाम हों तो एक से एक बड़ा खरीदार लाइन में खड़ा होगा। एक वेबसाइट है वर्क एंड मनी, जिसने खासी रिसर्च और नापतोल करके इस सिलसिले में एक फहरिस्त तैयार की है। इसके मुताबिक 10वें नंबर पर अंग्रेजी के लेखक जेफरी चौसर की किताब कैंटरबरी टेल्स का 1477 में छपने वाला पहला एडिशन है। 1998 में अरबपति या बिलियनर जॉन पॉल गेटी जूनियर ने इसे एक ऑक्शन में $7.5 मिलियन यानी 75 लाख अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था। आज इसकी कीमत $12 मिलियन हो गई है। अब मायूस ना हो, कैंटरबरी टेल्स के इस पहले एडिशन की तकरीबन 1 दर्जन कॉपीज मौजूद हैं। मिल नहीं रही हैं, कहीं एटिक में या दिल्ली के संडे बाजार में अगर कोई ऐसी कॉपी आपके हाथ लग जाए तो हमें बताइएगा। लिस्ट में 9th स्पॉट पर है द गुटेनबर्ग बाइबिल, जिसका जिक्र हमने अपने पहले एपिसोड में किया था। 1987 की नीलामी में इसकी कीमत थी $5.4 मिलियन और आज इसकी कीमत है $12.43 मिलियन। एक जापानी कंपनी ने खरीदा है इसको। इसकी भी 21 कॉपीज दुनिया में मौजूद हैं। 8वें स्थान पर है किताब बर्ड्स ऑफ अमेरिका, कीमत $13.8 मिलियन। जेम्स ऑडबर्न की ये बेहद खूबसूरत इलस्ट्रेटेड किताब है और इसकी भी कई कॉपीज मौजूद हैं। सन 2000 में कतर के एक शहजादे ने इसे $8.8 मिलियन में खरीदा। अब इसकी कीमत $13.4 मिलियन बताई जाती है। 7वें नंबर पर है रॉथचाइल्ड प्रेयर बुक। 16वीं सदी के इस इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट में अपने वक्त के पेंटर्स की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। 1938 में हिटलर के नाज़ी लोगों ने इसे चुरा लिया था। इसे सन 2014 में एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन कैरी स्टोक्स ने खरीदा। अब इसकी कीमत है $15.3 मिलियन। 6ठे मकाम पर है बेस साम बुक। इसमें ईसाई और यहूदी लोगों की मुक़द्दस दुआएं हैं, इबारतें हैं। कीमत है $15.94 मिलियन। 5वें नंबर पर सेंट कुटबर्ट गॉस्पेल है। इसकी भी कीमत $16 मिलियन के आसपास है। चौथे मकाम पर है मैग्ना कार्टा, वही मैग्ना कार्टा जो हमें और आपको कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, चार्टर ऑफ राइट्स। इसकी भी कई कॉपीज हैं। एक मैंने खुद इंग्लिश शहर सॉल्सबरी के कैथेड्रल में देखी है। पिछले ऑक्शन के बाद आज इसकी कीमत तकरीबन $27 मिलियन बताई जाती है। तीसरे नंबर पर है द गॉस्पेल्स ऑफ हेनरी द लायन। 12वीं सदी की यह किताब है। कीमत तकरीबन $31 मिलियन।
दुनिया की सबसे महंगी कीमती किताबों की लिस्ट में दूसरे मकाम पर आती है द बुक ऑफ मॉर्मोन्स। कीमत तकरीबन $37 मिलियन। आपको पता है मॉर्मोन्स 19वीं सदी का एक नया मजहब फेथ है। और अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। सन 2021 में दुनिया की सबसे कीमती किताब है लियोनार्डो दा विंची की कोडेक्स ऑफ लेस्टर या कोडेक्स हैमर। मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के 16वीं सदी के पेंटर लियोनार्डो दा विंची की से डायरी समझिए या दस्तावेज। इसमें दा विंची के रफ ड्राफ्ट्स हैं, स्केचेस हैं, पर्सनल नोट्स हैं, उनकी साइंस की कई थ्योरीज हैं। और आपके दोस्त बिल गेट्स, जी माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स ने इसे 1994 में तकरीबन $31 मिलियन में खरीदा था। अब इसकी कीमत है $54.4 मिलियन। तो इस तरह 1510 की दा विंची की डायरी कोडेक्स दुनिया की सबसे कीमती किताबों की लिस्ट में टॉप पर है। परवेज आलम, बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। याद दिला दूं कि सिने किताब कॉलम में शामिल किताबों या उनके लेखकों के विचारों के लिए सिने जिम्मेदार नहीं है। श्रावणी बसु के साथ किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय भेजिए। हमारा पता है post@cineink.com। तो अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।